अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है, उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता कार्यक्रम में। आंवला के फलों से जैम बनाएं, अच्छी आय कमाएं। मटर की फसल में छाछिया रोग की रोकथाम के उपाय। राज्य में आंवला की बागवानी बड़े पैमाने पर की जाती है और इनका उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में होता है। इनमें बहुत से किसान फलों को तोड़कर सीधे ही बाजार में बेचते हैं और कुछ किसान इनके सह उत्पाद जैसे कि मुरब्बा, आंवला सुपारी, कैंडी जैम बनाकर बेचते हैं और अधिक मुनाफा कमाते हैं। तो आप किस प्रकार से बनाएं आंवला के फलों से जैम ताकि आपको आंवला से अच्छा मुनाफा मिल सके, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय कोटा के सहायक आचार्य डॉक्टर R.K. यादव। जैम, आंवले का जैम भी हम यदि घरेलू स्तर पे बनाते हैं तो हमको कोई अतिरिक्त मशीनरी की आवश्यकता नहीं होती है और इतने कुछ खास बर्तनों की भी आवश्यकता नहीं होती है। किसान भाई कड़ी मेहनत करके आंवले की भरपूर पैदावार तो कर लेते हैं, लेकिन एक साथ मंडी में आंवला के फलों को अधिक आवक होने से बाजार भाव बहुत कम मिलता है और कभी कभी तो किसानों को लागत मूल्य भी नहीं मिल पाता, क्योंकि यदि फल बाजार में समय से नहीं बिके तो कच्चे फल जल्दी ही खराब हो जाते हैं। तो ऐसे में किसान भाई इस समस्या से बचने के लिए आंवला के फलों को सह उत्पाद बनाकर बाजार में बेचते हैं। तो इस तरह की समस्या से बच सकते हैं और अच्छी आय प्राप्त करके अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं आंवले का जैम बनाने की आसान तकनीक के बारे में। साधारणतया हम घरेलू जो जैम बनाते हैं उसमें क्या करते हैं, पहले आंवले को उबालेंगे। आंवले को उबालने के बाद में उसको पानी को अलग कर देंगे, कलियों से जो फल है उनसे बीज निकाल लेंगे और ठंडा होने के पश्चात उसको जो कलियां हैं उनका पेस्ट बना लेंगे। तो पेस्ट बनाने के लिए हम मिक्सी का प्रयोग कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि जो कलियां होती है वो अकेले मिक्सी में नहीं उसका पेस्ट बन पाता है, तो हम उसमें आधा से लेके और 1 गिलास यानी कि आप कह लीजिए कि लगभग 200 से 250 ml उसमें हम पानी मिला सकते हैं। तो उससे हमारा जो पेस्ट है वो अच्छी तरीके से बन जाएगा। पेस्ट को हम पूरा बना के 1 किलो यदि हम आंवला लेते हैं, इसमें 750 ग्राम से लेके 1 किलो चीनी हम ले सकते हैं। यदि स्वाद हमको मीठा कम चाहिए तो हम आधा किलो चीनी भी डाल लेते हैं। तो वो आपके स्वाद के ऊपर निर्भर करता है। आंवला का जैम बनाने के लिए आवश्यक सामग्री जो इस प्रकार से है: आंवला 500 ग्राम, चीनी 500 ग्राम, छोटी इलायची 4 से 5, दालचीनी का टुकड़ा 1 इंच की आवश्यकता होती है। तो चलिए जानते हैं आंवले का जैम बनाने की आसान तकनीक के बारे में। तो हम क्या करेंगे, जो पेस्ट है उसको एक कढ़ाई लेंगे। बर्तन का ये ध्यान रखेंगे कि एक तो लोहे का बर्तन नहीं हो, हम उसमें स्टील का बर्तन काम में लेंगे जो स्टेनलेस स्टील होती है। तो उसमें हम अपना जो पेस्ट जो हमने बनाया था वो पेस्ट उसमें डालेंगे। उस पेस्ट को हम चूल्हे पे रखेंगे, आग पे रखेंगे। अब उसको हम गरम करेंगे। जैसे हम हलवा बनाते हैं, सीधा सा है कि जैसा हलवा बनाते हैं वैसा ही हम जैम को बना सकते हैं। तो उसको उबालेंगे। उबाल आने के बाद में
जब हमारा जो पेस्ट है वो कलर चेंज करना शुरू कर देगा, उसके बाद हम उसमें चीनी डाल देते हैं। चीनी डालने के बाद में उसको चलाते रहेंगे, और जब हरे से हल्का पीला कलर यदि ले लेता है, और या भूरा कलर कह दीजिए, वो कलर ले लेता है, तो हमारा जैम बनकर तैयार हो जाता है, ऐसा हम उसमें मानते हैं। इसके अलावा यदि उसमें भी ऐसा ही है कि यदि हमको टेस्ट उसका बढ़ाना है तो दाल चीनी साबुत डाल देते हैं, और उसके बाद में जब जैम बन जाता है तो उसको अलग निकाल लेते हैं। कुछ लोग इसमें इलायची भी डाल देते हैं, तो उससे क्या होता है कि उसका स्वाद बढ़ जाता है, तो उसमें बच्चे को अच्छा स्वाद मिलता है और बच्चे इसको आसानी से खा लेते हैं। आंवला का जैम बनाने के बाद इसे कांच या प्लास्टिक की बोतल में सुरक्षित भरकर लंबे समय तक उपयोग कर सकते हैं और इसे बेचकर अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। तो इसलिए क्योंकि हम आंवले को कच्चा नहीं खा सकते, इसमें कसेलापन होते हैं, स्वाद इतना अच्छा नहीं होता है, बच्चे इसको पसंद नहीं करते हैं, तो हम इसके उत्पाद बना के हम खा सकते हैं। इसमें विटामिन बहुत अच्छा रहता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, हमको स्वस्थ रखता है, विटामिन सी होता है तो हमारी आंखों के लिए भी अच्छा रहता है। तो हम आंवले के उत्पाद बना के खाएं और स्वस्थ रहें। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। घड़ी के विधानसभा बजट सत्र की दूसरे दिन की कार्यवाही हंगामे की भेंट चढ़ी। रीट पेपर लीक पर होता रहा बवाल, आमने सामने हुए सत्ता और विपक्ष के विधायक। कल तक के लिए कार्यवाही स्थगित। सत्र के दौरान कई बार सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों के बीच हाथापाई की स्थिति बन गई। शाम 5 बजे विधानसभा 4 बार तक स्थगित करनी पड़ी और 5वीं बार में शुक्रवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। विधानसभा में बीजेपी विधायकों का धरना खत्म, अब सदन में रात में नहीं रुकेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। मिट्टी पृथ्वी पर एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है जो प्रत्यक्ष रूप से वनस्पतियों, मानव जाति और पशुओं को सहायता करती है, लेकिन रासायनिक खादों, कीटनाशकों, औद्योग धंधों के कारण प्रदूषित हो रही हैं। इसीलिए मिट्टी की उत्पादकता बनाए रखने और इसके सुधार के लिए जरूरी उपायों को अपनाना होगा, तभी फसलों की पैदावार बढ़ेगी। और इन सभी पहलुओं के बारे में बता रहे हैं मृदा वैज्ञानिक डॉक्टर भूपेंद्र कुमार। किसान भाइयों, हम लगातार खाद का प्रयोग कर रहे हैं, तो लगातार खाद का जो रासायनिक खाद है उसका प्रयोग से कई जो है सो समस्याएं भी देखने को मिल रही है, जिसमें है उर्वरता की कमी। धीरे धीरे कालांतर में उर्वरा शक्ति जो है मिट्टी की कम हो रही है। मिट्टी पृथ्वी पर एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है जो प्रत्यक्ष रूप से वनस्पतियों, मानव जाति और पशुओं को सहायता करती है, लेकिन रासायनिक खादों, कीटनाशकों, औद्योगिक कचरों के अत्यधिक इस्तेमाल से मिट्टी प्रदूषित हो रही है। इसके अलावा कई ऐसे कारण भी हैं जिससे मिट्टी खराब हो रही है। जिन भूमियों की सतह पर कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम के क्लोराइड और सल्फेट आयन अधिक हो जाते हैं, भूमि पर सफेद लवण अधिक मात्रा में फैले रहते हैं। आम बोलचाल की भाषा में इन भूमियों को रेह भूमि भी कहते हैं। तो इससे बचने का क्या क्या उपाय करेंगे, ये इस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो हमारा पहला मुख्य ध्यान होता है कि हम अगली पीढ़ी को अच्छी
उर्वरा शक्ति वाली मिट्टी जो हमारे पास है उसी तरह का हम प्रदान करें। तो जैविक पदार्थ का इस्तेमाल के बिना जो है सो खेती करते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है कि जैसे उसकी उर्वरता शक्ति घटती जाती है। तो सबसे पहले तो हम जैविक जो पदार्थ है उसका अवश्य प्रयोग करें। जितना मात्रा हो सके, जितना मिले, कम या ज़्यादा जो भी मिले उसको अवश्य प्रयोग करें और सभी खेतों में जैविक पदार्थ का अवश्य प्रयोग करें ताकि उसकी उर्वरा शक्ति बनी रहे। दूसरा उपाय करें संतुलित खाद। ये नहीं कि हम कभी यूरिया खूब ज़्यादा डाल दिए, कभी DAP डाल दिए, कभी कुछ डाल दिए, ऐसा नहीं है। जब भी डालें कम डालें या ज़्यादा डालें, संतुलित मात्रा में डालें। मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की संतुलित मात्रा जो अनुशंसा किया गया है उसका जरूर प्रयोग करें। मिट्टी एक ऐसी धरोहर है जिससे हमें लगातार उत्पादन लेते रहना है। ऐसे में हमारा कर्तव्य बनता है कि इसकी रक्षा करें। मिट्टी को उपजाऊ बनाए रखने के लिए मिट्टी कटाव को रोकें, ठीक प्रकार से कर्षण क्रियाएं करें, उचित फसल चक्र अपनाएं, हरी खाद और कार्बनिक खादों का उपयोग करें, पलवार का उपयोग करें, उचित जल निकास करें, बहुत जरूरी होने पर ही रासायनिक दवाओं का उपयोग करें और समेकित कृषि अपनाएं। जैविक खाद बहुत सारे खाद हैं, लेकिन दलहन में जैसे है राइजोबियम बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इससे करीब 15% तक जो है उपज में वृद्धि हो सकती है, फ़ायदा हो सकता है। इसके अलावा बहुत सारे और भी जैविक खाद हैं जैसे PSB, फॉस्फेट सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया। अम्लीय मिट्टी में जैसे फास्फोरस की अक्सर कमी होती है, उपयोग युक्त दशा में नहीं मिलती है, तो उसको घुलनशील बना देता है। इसके बाद अजोटोबैक्टर है। अजोटोबैक्टर से जो गैर दलहनी फसल है उसमें जैसे नाइट्रोजन जैसे प्रदान करता है। तो ये सारी जो है सो जैविक खाद हैं। तो ये सब प्रयोग हो गए और साथ ही साथ अगर मिट्टी में कुछ दोष है तो उसकी जो है सो जांच जरूर करा लें ताकि समय रहते उसका निदान हो सके। मिट्टी की सुरक्षा देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अतः ये समय की मांग है कि इस पहलू पर विशेष ध्यान दिया जाए, क्योंकि स्वस्थ धरा तो खेत हरा। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहां रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। घड़ी के विधानसभा बजट सत्र की दूसरे दिन की कार्यवाही हंगामे की भेंट चढ़ी। रीट पेपर लीक पर होता रहा बवाल, आमने सामने हुए सत्ता और विपक्ष के विधायक। कल तक के लिए कार्यवाही स्थगित। सत्र के दौरान कई बार सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों के बीच हाथापाई की स्थिति बन गई। शाम 5 बजे विधानसभा 4 बार तक स्थगित करनी पड़ी और 5वीं बार में शुक्रवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। विधानसभा में बीजेपी विधायकों का धरना खत्म। अब सदन में रात में नहीं रुकेंगे बीजेपी विधायक। सदन में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कल रद्द हो जाएगा चारों विधायकों का निष्कासन। इससे पहले हंगामे के बीच बीजेपी के 4 विधायकों को सदन से निष्कासित कर दिया गया। बीजेपी के विधायक रामलाल मदन दिलावर, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। प्रदेश के बहुत से किसानों ने मटर की खेती कर रखी है। उनकी फसल में इस समय फूल फलियों की अवस्था है और इसी समय मटर की फसल में छाछिया रोग का प्रकोप हो सकता है,
जिनका समय से नियंत्रण नहीं किया गया तो ये फसल को भारी नुकसान पहुंचा सकता है। तो आप मटर की फसल में इस रोग की रोकथाम कैसे करें, इस बारे में उचित सुझाव दे रहे हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर आर प्रसाद। किसान भाई मटर की फसल लगाए हुए हैं। हम जानते हैं कि मटर का खास करके हम लोग सब्जी और साथ ही साथ दलहन के रूप में भी हम प्रयोग करते हैं। तो किसान भाई, चूँकि ठंड बढ़ गई है और ऐसे में जैसे टेम्परेचर हमारा कम हो जाता है, वैसे में मटर में जो पाउडरी मिडिल, जिसको हम हिंदी में चूड़ील आसिता रोग कहते हैं, इसकी लगने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। और किसान भाई, ये देखा गया है कि जब फली बनने की अवस्था होती है, इस अवस्था में अगर ये रोग लगता है तो लगभग इसमें 26 से लेकर के 47% तक उपज की नुकसान होती है। तो वैसे में किसान भाई, सबसे पहले ज़रूरी ये है, जो पाउडरी मिडिल रोग है उसकी पहचान आप करें। सबसे पहले आप जैसे ही जाएंगे अपने खेत में तो देखेंगे कि जो नीचे की पत्तियां होती हैं उस पर सफ़ेद कलर का आपका एक दही नुमा आकृति रहता है, और जब उसको आप अंगुली से छुएंगे तो वो सफ़ेद जो है चूर्ण होता है वो आपकी अंगुली में लग जाता है। और ऐसे में पौधे की जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वो प्रभावित होती है और पौधे की पत्तियां जो है वो पीली पड़ने लगती हैं और पूरी पत्ती नीचे गिर जाती है। तो इस प्रकार से जो फली बनती है, उस अवस्था में जब ये रोग लगता है तो उपज काफ़ी प्रभावित होती है। मृदु रोमिल आसिता रोग, ये रोग नम मौसम और कोहरा वाले समय में लगता है। भारत में ये रोग उन सभी राज्यों में होता है जहां पर मटर की खेती की जाती है। इस रोग के लक्षण तरुण पौधों पर उस समय दिखते हैं जब उनमें तीसरी और चौथी पत्तियां निकल आती हैं। सबसे पहले पत्तियों पर पीलापन दिखने लगता है और बाद में भूरे धब्बे बनने लगते हैं। पहले ये धब्बे निचली पत्तियों पर बनते हैं और बाद में ऊपर वाली पत्तियों पर फैल जाते हैं। रोग का प्रभाव फलियों पर भी होता है। फलियां कच्ची, हरी और चपटी रह जाती हैं। तो किसान भाई, इसके लिए ज़रूरी ये है कि पहले आप कोशिश ये करें कि जब भी मटर की आप खेती करें तो उसमें जो आप प्रभेद हैं, ऐसी प्रभेद जिनमें पाउडरी मिडिल रोग के प्रति रेजिस्टेंट रखती हैं, जिसमें आपका मालविया मटर 2 है, 15 है, साथ ही साथ अर्चना है, आपका अर्पणा है, अलंकार है। ये वेराइटी जो है ये पाउडरी मिडिल रोग के प्रति सहिष्णु वेराइटियाँ हैं। तो इनका आप चुनाव करें और साथ ही साथ कभी भी मटर को आप अकेले ना लगाएं, उसके साथ इंटरक्रॉप के रूप में आप मटर या बार्ली, इन सब का आप, या उसके साथ आप सरसों, ये सब सारी चीजें। रोकथाम के लिए हमेशा प्रमाणित बीज का ही उपयोग करें। खेत में सही फसल चक्र अपनाएं। जिन खेत में बार बार ये रोग आते हों वहां पर मटर को कम से कम 3 साल तक नहीं बोएं। बीज को बोने से पहले थायरम 2.5 ग्राम दवा से प्रति किलो बीज को उपचारित करें। फसल की कटाई के बाद खेत में पड़े रोगी पौधों के अवशेषों को नष्ट कर देना चाहिए। रोग के लक्षण दिखाई देने पर 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से गंधक चूर्ण का बुरकाव करें। सल्फैक्स 25 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल करके छिड़काव करें। और उसके अलावा किसान भाई, आप ये ध्यान रखें हमेशा कि अगर आपकी खड़ी फसल पे पाउडरी मिडिल रोग का प्रकोप कहीं दिखाई देता है तो वैसे में आप कार्बेंडाजिम जो 50% होता है वेटेबल पाउडर, इसका आप 0.5% यानी का आप स्प्रे करें। इसके अलावा अगर रोग का प्रकोप आपको और दिखाई दे तो उसमें वैसी अवस्था में आप कैरेथान जो दवा होता है उसको 0.1% यानी 1 लीटर पानी में 1 ग्राम दवा मिला करके अगर आप स्प्रे करते हैं तो आप पाउडरी मिडिल रोग से अपनी फसल को बचा सकते हैं। धन्यवाद। और आइए अब जानते हैं अन्नदाता निशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम नागलिया, जिला श्री गंगानगर के कृषक विष्णु प्रसाद ने। आप भिंडी की बुआई के बारे में जानकारी चाहते हैं तो विष्णु प्रसाद जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश।
भिंडी एक लोकप्रिय सब्जी है जिसकी खेती लगभग सभी राज्यों में की जाती है। भिंडी में कई प्रकार के पौष्टिक तत्व और प्रोटीन मौजूद होते हैं। इसमें विटामिन ए, बी, सी, प्रोटीन, वसा, रेशा, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है और यह स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद होती है। किसान भाइयों, सामान्यतः गर्मी की फसल के रूप में इसकी बुवाई फरवरी मार्च माह में की जाती है, जिस फसल से अप्रैल मई माह में उत्पादन प्राप्त होता है। लेकिन उस समय बाजार में अधिक आने के चलते किसान भाइयों को अपनी उपज का अच्छा बाजार भाव नहीं मिल पाता, जिससे उन्हें आर्थिक हानि का सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर आप इसकी बुआई अगेती तो आपको इस फसल से मार्च माह से उत्पादन प्राप्त होने लगेगा और उस समय अगर आप अपनी उपज को बाजार में बेचते हैं तो उस उपज का आपको अच्छा बाजार भाव मिल जाएगा। तो इन सभी खूबियों को देखते हुए हमारे जो किसान भाई इस समय भिंडी की अगैती खेती करना चाहते हैं तो वो जब धूप अच्छी खिलने लगे तब इसकी बुआई कर सकते हैं। लेकिन किसान भाइयों, अगर आप अगैती भिंडी की खेती कर रहे हैं तो आप इसकी संकर प्रजातियां सुरक्षा, भिंडी नंबर 101, भिंडी नंबर 10, भिंडी नंबर 12 के अलावा अन्य संकर किस्मों का चयन कर सकते हैं जिनकी औसत उपज 90 से 100 कुंटल प्रति हेक्टेयर है। किसान भाइयों, इसकी खेती के लिए अच्छे जल निकास वाली दोमट तथा बलुई दोमट मिट्टियां जिसमें जैविक पदार्थ अधिकांश मात्रा में हों अच्छी होती है। खेती की तैयारी के समय एक जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से और 2 जुताइयां देसी हल या कल्टीवेटर से करके पाटा लगाकर खेत को भुरभुरा व समतल कर लेना चाहिए। अब बात आती है खाद और उर्वरक प्रबंधन की। तो 20 टन सड़ी हुई गोबर की खाद, 220 किलोग्राम यूरिया, 250 किलोग्राम एसएसपी प्रति हेक्टेयर प्रयोग में लाएं, जिसमें यूरिया की आधी और अन्य खाद उर्वरकों की पूरी मात्रा बुआई के समय दें और शेष 110 किलोग्राम यूरिया का प्रयोग आप खरीफ फसल में 2 बार में करें, जिससे आपके फसल की बढ़वार अच्छी होगी। जहां तक कि बीज दर की बात है तो 20 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर आवश्यकता पड़ती है। किसान भाइयों, अगैती भिंडी के बीजों की बुआई के पहले बीजों को 12 से 24 घंटे पानी में डुबाकर रखने से अच्छा अंकुरण होता है। बुआई से पहले 2.5 ग्राम कार्बेंडाइजम से प्रति किलोग्राम बीजों को उपचारित कर लें। उसके बाद इमिडाक्लोप्रिड की 6 ग्राम मात्रा से प्रति किलोग्राम बीजों को शोधित कर लें। उसके बाद ही बीजों की बुआई करें। बीजों की बुआई कतारों में करें, जिसमें कतार से कतार 25 सेंटीमीटर और पौध से पौध 15 से 20 सेंटीमीटर की दूरी रखते हुए मेढ़ों पर हाथों से बीजों की बुआई करें। अगैती भिंडी की बुआई करने के बाद उसके ऊपर पुआल या अन्य घास फूस का पलवार अवश्य बिछा दें, जिससे अधिक ठंड होने के चलते बीजों का जमाव ठीक ढंग से हो सके। इस तरह किसान भाइयों, अगर आप इन सभी बातों को ध्यान में रखकर भिंडी की बुआई करते हैं तो आपके फसल की बढ़वार अच्छी होगी और आगे चलकर आपको ऐसी फसल से अधिक उपज की प्राप्ति होगी। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है p18annadataraajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088926163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।